किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5 स्टेप्स हैं। इस वक्त हम स्टेप नंबर 2 पे हैं, which is eliminating unit productions. A unit production is a production of the form capital A drives capital B where both A and B are variables. यानी कि वो प्रोडक्शन जिसमें एक वेरिएबल एक और वेरिएबल को ही सिर्फ ड्राइव करवा रहा हो, यानी कि बॉडी में एक वेरिएबल है और सिर्फ वही है और उसके साथ कुछ नहीं है, तो इस तरह की प्रोडक्शन जो है वो यूनिट प्रोडक्शन कहलाएगी। यूनिट प्रोडक्शंस आर यूजफुल बट दे कैन कॉम्प्लिकेट सर्टेन प्रूफ्स। तो अगर एक ग्रामर में बहुत सारी यूनिट प्रोडक्शंस हों तो फिर उससे पार्स ट्री बनाना जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें, अगर 3 प्रोडक्शन रूल्स हैं, A ड्राइव्स कैपिटल B, B ड्राइव्स कैपिटल C, C ड्राइव्स स्मॉल d, तो अगर हम इसका इस स्मॉल d के लिए पार्स ट्री ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमें पहले A से B ड्राइव करते हुए एज अ चाइल्ड शो करना पड़ेगा, फिर B से C को एज अ चाइल्ड शो करना पड़ेगा और फिर C से स्मॉल d को एज अ चाइल्ड शो करना पड़ेगा। तो कुछ एडिशनल प्रोडक्शंस हैं यहाँ से जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली A से D लिख सकते हैं। तो इस तरह की यूनिट प्रोडक्शंस जो हैं वो इस स्टेप में एलिमिनेट करेंगे। तो इस कन्वर्जन के बेसिकली 2 स्टेप्स हैं, ठीक है, यानी कि सेकेंड स्टेप ऑफ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के 2 सब स्टेप्स हैं। पहली चीज तो हमें ये मालूम करना है कि यूनिट पेयर्स कौन से हैं, ठीक है। यूनिट पेयर क्या है? A, B is a unit pair if A drives B in any number of steps using a set of unit productions only. अगर यूनिट प्रोडक्शंस यूज करते हुए सिर्फ A से कैपिटल B ड्राइव करवाया जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि A और B का यूनिट पेयर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने सारे यूनिट पेयर्स पहले फाइंड आउट कर लिए। फिर हर यूनिट पेयर के लिए सेकंड स्टेप में we add a production A drives alpha where B drives alpha is a non-unit production. तो यानी कि जब हमने ये यूनिट पेयर फाइंड आउट कर लिया तो इसमें जो दूसरा वाला वेरिएबल है, इस वेरिएबल की सारी नॉन यूनिट प्रोडक्शंस जो हैं वो A वेरिएबल के साथ जो है वो लिखी जा सकती हैं, ठीक है। और इसमें हम A को भी यूनिट पेयर रखेंगे क्योंकि A जो है वो भी A से ड्राइव करवाया जा सकता है एज अ यूनिट पेयर। तो A is also a unit pair, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हम 2 डिफरेंट टर्म्स यूज कर रहे हैं। एक हम कह रहे हैं यूनिट प्रोडक्शंस एलिमिनेट करनी है, ठीक है, और यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करने के स्टेप्स में यूनिट पेयर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट प्रोडक्शन वो है जिसमें बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है, जैसे ये है B ड्राइव्स A। यूनिट पेयर वो हैं जो कि 2 वेरिएबल्स के पेयर्स बन रहे हैं और वो सिर्फ उस वक्त बन रहे हैं जब एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की यूनिट प्रोडक्शन मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम एस बी देखें तो ये हमने यहाँ इसलिए लिखा है एस कॉमा बी क्योंकि एस से बी की यूनिट प्रोडक्शन मौजूद है, ठीक है। एस से हम सिर्फ बी ड्राइव करवा सकते हैं क्योंकि ऐसा प्रोडक्शन रूल मौजूद है। इसी तरह एस से कैपिटल A ड्राइव करवाया जा सकता है इन 2 स्टेप्स क्योंकि S से हमने B ड्राइव करवाया और B से A ड्राइव करवाया, तो इसलिए S और A का भी यूनिट पेयर बनेगा, ठीक है। और हमने ये बात की थी कि कोई भी वेरिएबल जो है पिछली स्लाइड पे उसका इटसेल्फ के साथ भी यूनिट पेयर बनेगा क्योंकि बेसिकली इसका मतलब यही हुआ कि एक वेरिएबल अपने आप को भी ड्राइव करवाया जा सकता है। तो S के 3 यूनिट पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम B को देखें तो B से हम कैपिटल A इन यूनिट पेयर ड्राइव करवा सकते हैं, तो हम B का A के साथ यूनिट पेयर बना रहे हैं और B का इटसेल्फ के साथ बना रहे हैं। इसी तरह A का इटसेल्फ के साथ बना रहे हैं और A से क्योंकि हम B ड्राइव करवा सकते हैं, ये हम सिर्फ वेरिएबल्स को देखते हैं यूनिट प्रोडक्शंस में, ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाले यूनिट पेयर्स भी लिख लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यूनिट पेयर्स लिख लिए, ये पहला सब स्टेप है। और फिर ये जो राइट वाले वेरिएबल्स हैं इन यूनिट पेयर्स में, इनकी नॉन यूनिट प्रोडक्शंस लेफ्ट वाले के साथ लिख रहे हैं, यानी कि लेफ्ट पे एस है, हमने यहाँ एस को हेड में लिख दिया, राइट पे एस है, एस की नॉन यूनिट प्रोडक्शंस जो हैं वो सिर्फ ये वाली है, ठीक है। ये बी वाली यूनिट प्रोडक्शन है, इसको नहीं लिखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए वाली को लिख लेंगे। इसी तरह एस को यहाँ हमने लेफ्ट साइड पे लिखा और बी की नॉन यूनिट प्रोडक्शंस, बी की
नॉन यूनिट प्रोडक्शन सिर्फ ये वाली है, बी बी ये हमने लिख ली। एस को यहाँ पे लेफ्ट पे रखा, ए की नॉन यूनिट प्रोडक्शंस, तो ए में नॉन यूनिट प्रोडक्शंस ये हैं और ये हैं, ठीक है। नोट करें ये स्मॉल ए वाली यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। यूनिट प्रोडक्शन वो होती है जिसमें बॉडी में एक वेरिएबल हो, ठीक है, ये टर्मिनल सिंबल है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल अगर एक होगा सिर्फ तो यूनिट प्रोडक्शन होगी, ठीक है। एक या दो या तीन कितने भी टर्मिनल्स आ जाएं तो वो यूनिट प्रोडक्शंस नहीं रहेगी। इसी तरह यहाँ पे हमने लेफ्ट पे बी को रखा, ठीक है, और इसके साथ ए की नॉन यूनिट प्रोडक्शंस रख ली, ठीक है। इसी तरह ए की नॉन यूनिट प्रोडक्शंस ए के साथ रख ली, बी की नॉन यूनिट प्रोडक्शंस ए के साथ रख ली। राइट वाले यूनिट पेयर में से राइट वाले की नॉन यूनिट प्रोडक्शंस को हम यूनिट पेयर में से लेफ्ट वाले के साथ लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगेन हम ये वाला स्टेप भी जब परफॉर्म कर रहे हैं तो हम ग्रामर को इस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं कि ये उसी लैंग्वेज की ग्रामर में कन्वर्ट हो जाएगी जिसकी ये पहले थी, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास यूनिट प्रोडक्शंस नहीं रही, तो रिजल्टिंग ग्रामर क्या होगी? रिजल्टिंग ग्रामर विल बी दिस। हमने क्या किया, इसको कॉम्पैक्ट नोटेशन में लिख लिया। हमने एस की जितनी भी प्रोडक्शन थी उनको एक लाइन में लिख लिया, बी की प्रोडक्शंस को भी एक लाइन में लिख लिया और ए की प्रोडक्शंस को भी एक लाइन में लिख लिया। ये हमारी एग्जाम्पल हो गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यूनिट प्रोडक्शंस की, एलिमिनेटिंग यूनिट प्रोडक्शंस। ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम देख चुके हैं जब हमने एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे आइडेंटिफायर्स को डिफाइन किया जा रहा है प्रोडक्शन रूल्स के जरिए, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल एफ को, यहाँ वेरिएबल टी को, यहाँ वेरिएबल ई को डिफाइन किया जा रहा है। इसमें यूनिट प्रोडक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? कैपिटल आई अलोन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल अलोन आ रहा है, तो एफ ड्राइव्स आई जो है वो यूनिट प्रोडक्शन है। इसी तरह यहाँ पे एफ अलोन आ रहा है, यहाँ पे टी अलोन आ रहा है, तो ये तीन यूनिट प्रोडक्शंस हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यूनिट पेयर्स बनाना है। इसका इस कन्वर्जन, इस सिंप्लीफिकेशन का जो स्टेप है जो कि एलिमिनेटिंग यूनिट प्रोडक्शंस हैं, इसके दो सब स्टेप्स हैं। पहले सब स्टेप में हम यूनिट पेयर्स लिखते हैं, ठीक है, और फिर जब पेयर्स बन जाते हैं तो पेयर में जो राइट वाला होता है इसकी नॉन यूनिट प्रोडक्शंस को लेफ्ट वाले के साथ जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने यूनिट पेयर्स कैसे बनाएंगे? ई का बाय इटसेल्फ यूनिट पेयर बनेगा, हर वेरिएबल का बाय इटसेल्फ यूनिट पेयर बनता है, ठीक है। अब हम बाकी वेरिएबल्स देख सकते हैं कि क्या ई से हम बाकी वेरिएबल्स को एज अ यूनिट प्रोडक्शन ड्राइव करवा सकते हैं या नहीं, या इन अदर वर्ड्स क्या उनकी यूनिट प्रोडक्शंस मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। तो ई जो है उससे टी की यूनिट प्रोडक्शन मौजूद है, इसलिए हमने ई कॉमा टी का यूनिट पेयर बना लिया। ई की एफ के साथ, ई से एफ को ड्राइव करवाया जा सकता है इन मल्टीपल स्टेप्स। किस तरह? ई से टी ड्राइव करवाया, टी से एफ ड्राइव करवाया, तो यानी कि ई और एफ का भी यूनिट पेयर बनेगा। इसी तरह ई और आई का भी यूनिट पेयर बनेगा क्योंकि ई से आपने टी ड्राइव करवाया, टी से एफ ड्राइव करवाया, एफ से आई ड्राइव करवाया, तो ये आपने ई आई का यूनिट पेयर भी लिख लिया। इसी तरह अगर हम टी को देखें, टी का इटसेल्फ के साथ, टी का एफ के साथ, और फिर क्योंकि एफ से आई ड्राइव करवाया जा रहा है तो टी का आई के साथ भी। इसी तरह एफ को देख लें, एफ का इटसेल्फ के साथ, एफ का आई के साथ, क्योंकि एफ से आई ड्राइव करवाया जा रहा है। और फिर आखिरी वेरिएबल जो है वो आई है, तो हमने उसका भी यूनिट पेयर बाय इटसेल्फ लिख लिया, लेकिन आई से कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है तो इसलिए कोई और यूनिट पेयर नहीं बनेगा। तो हर वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल्स के साथ चेक करना होता है हमें कि यूनिट पेयर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे होते, और उस तरह यूनिट पेयर्स को लिखना होता है। अब जब हमने यूनिट पेयर्स लिख लिए हैं तो राइट वाले की नॉन यूनिट प्रोडक्शंस को लेफ्ट वाले के साथ लिखना है, ठीक है। ई की नॉन यूनिट प्रोडक्शंस क्या है? ई की नॉन यूनिट प्रोडक्शन ई प्लस टी है, वो हमने लिख लिया ई के साथ, ठीक है। टी की नॉन यूनिट प्रोडक्शंस टी मल्टीप्लाई बाय एफ है, उसको लिख लिया हमने ई के साथ, ठीक है। राइट वाले की नॉन यूनिट प्रोडक्शंस लेफ्ट वाले के साथ लिख लिया। एफ की नॉन यूनिट प्रोडक्शंस ई है, उसको हमने ई के साथ लिख लिया। आई की नॉन यूनिट प्रोडक्शंस, इंटरेस्टिंगली आई की सारी प्रोडक्शंस नॉन यूनिट प्रोडक्शंस है, ठीक है, इनको हमने जो है वो ई के साथ लिख लिया। इसी तरह हमने ये सारा काम बाकी सारे यूनिट पेयर्स में भी लिख लिया, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल्स हैं उनको हम हेड में रखते गए और राइट साइड वाले वेरिएबल्स को हमने जो है उनकी नॉन यूनिट प्रोडक्शंस लिखना शुरू कर दी। इस तरह फिर हमारे पास जो ग्रामर बनी है वो ये बनी है, और इसको हमने
कॉम्पैक्ट नोटेशन में लिख लिया है, यानी कि जितनी भी ए की प्रोडक्शंस हैं उनको हमने ई की जितनी भी प्रोडक्शंस हैं वो हमने यहाँ राइट साइड पे एक लाइन में लिख ली हैं, ठीक है। इसी तरह टी की सारी प्रोडक्शंस भी हमने राइट साइड पे एक लाइन में लिख ली हैं, इसी तरह एफ की भी और इसी तरह आई की भी। तो ये रिजल्टिंग ग्रामर ये हो गई। नोट करें कि जब हमने सेकंड स्टेप परफॉर्म कर लिया है, पहले स्टेप में हमने एप्सिलॉन प्रोडक्शंस एलिमिनेट की थी और दूसरे स्टेप में हमने यूनिट प्रोडक्शंस एलिमिनेट की हैं, तो अब ना हमारे पास कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन है इस ग्रामर में और ना ही कोई यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जब हम एप्सिलॉन प्रोडक्शंस रिमूव कर चुके हैं तो मजीद हमने कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन इसमें आने नहीं देना है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यूनिट प्रोडक्शंस एलिमिनेट कर चुके हैं तो मजीद कोई यूनिट प्रोडक्शन आने नहीं देना है, ठीक है। हम ये स्टेप्स वन बाय वन करते जाएंगे और उसको इंश्योर करेंगे कि ये स्टेप्स इसी तरह रहें, तो फिर इवेंचुअली जो हमारे पास ग्रामर जनरेट होगी वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। तीसरी जो सिंप्लीफिकेशन है वो एलिमिनेटिंग यूजलेस सिंबल्स, यानी कि ये तीसरा स्टेप है कन्वर्जन का, किसी भी ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इस तीसरे स्टेप में हम यूजलेस सिंबल्स को एलिमिनेट करेंगे और इसके भी दो स्टेप्स हैं। A symbol X is useful for a grammar G if there is some derivation of the form S drives in any number of steps alpha X beta which drives in any number of steps W where W is in key star। W जो है वो string है। तो हम ये कह रहे हैं कि यूजफुल सिंबल्स, ठीक है, अब अभी हम यूजफुल की बात करें, यूजलेस की बात नहीं कर रहे। एक्स यूजफुल होगा अगर हम स्टार्ट सिंबल से एक्स को यूज करते हुए किसी और स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहे हैं तो एक्स यूजफुल है, ठीक है। अगर एक्स इस तरह यूटिलाइज नहीं हो रहा तो वो यूजलेस होगा, ठीक है। इफ एक्स इज नॉट यूजफुल देन एक्स इज यूजलेस। तो हमने यूजलेस सिंबल्स को एलिमिनेट करना है। नोट करें अब हम यहाँ सिंबल्स की जो बात कर रहे हैं तो अगेन सिंबल्स में हम नॉन टर्मिनल सिंबल्स को भी यूज कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, और टर्मिनल सिंबल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो स्मॉल लेटर्स वाले हैं जिनको हमने सिर्फ अभी तक टर्मिनल्स कहा था उनको हम टर्मिनल सिंबल्स कह रहे हैं, और जिनको हमने वेरिएबल्स कहा था उनको हम नॉन टर्मिनल सिंबल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो है बुक में जिस तरह इस्तेमाल हो रही है उसी को हम यूज करेंगे। तो अब हमें दो चीजें चेक करनी है। टू आइडेंटिफाई द यूजफुल सिंबल्स चेक इफ द सिंबल मीट्स टू कंडीशंस। दो कंडीशंस मीट करनी चाहिए तो फिर हम कह सकते हैं कोई भी सिंबल जो है वो यूजफुल है। नंबर 1, सिंबल इज जनरेटिंग इफ इट इज एबल टू ड्राइव सम स्ट्रिंग और पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज। तो फिर वो जनरेटिंग होगा, यानी कि एक सिंबल x अगर वो स्ट्रिंग w जनरेट कर सकता है इन एनी नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि स्ट्रिंग w ड्राइव करवा सकता है इन एनी नंबर ऑफ स्टेप्स, तो हम कहेंगे कि x इज जनरेटिंग। दूसरी चीज हमें चेक करना पड़ेगी, सिंबल इज रीचेबल, यानी कि इफ इट इज रीचेबल फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल। अगर स्टार्ट सिंबल से किसी सिंबल को रीच किया जा सकता है इन एनी नंबर ऑफ स्टेप्स तो इसका मतलब यह है कि वो रीचेबल है। तो अगर एक ऐसा सिंबल है कि वो जनरेटिंग भी है और रीचेबल भी है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो यूजफुल है। अगर वो ये दोनों कंडीशंस नहीं मीट करता या इनमें से एक भी नहीं मीट करता तो इसका मतलब यह है वो यूजफुल नहीं है, इन अदर वर्ड्स वो यूजलेस है और फिर हमें उसको एलिमिनेट करना होगा। यहाँ पर हम रुक जाएंगे, इसकी एग्जांपल्स जो है वो हम अगली क्लिप में प्रेजेंट करेंगे। अगली क्लिप में हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट करेंगे ताकि ये क्लैरिफाई हो।